बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम सारे चैप्टर के एमसीक्यूज को हल करने के बाद अब यहाँ पर हम हल कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स को। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल हमारे पास यहाँ पर जो है, इसके अंदर ये कहा गया है कि एक रेजिस्टर है जो कि 20 ओहम्स का है और उसको हमने कनेक्ट किया है एक कैपेसिटर के साथ और उसका 10 माइक्रोफेराड कैपेसिटेंस है और वो एक ऐसी सर्किट्स में है और उस एसी की जो फ्रीक्वेंसी है वो 50 हर्ट्ज है। अब ये बताएं कि इस पूरे सर्किट की इस रेजिस्टर के को मिलाकर और इस कैपेसिटर की कैपेसिटी रिएक्टेंस को मिलाकर टोटल जो इम्पीडेंस है वो क्या है। देखिए, मैंने आपको डेफिनेशंस में ये बताया था लेक्चर्स में कि इम्पीडेंस दरअसल रेजिस्टेंसेस का और रिएक्टेंसेस का मजमुआ होता है। अगर सिर्फ रिएक्टेंसेस होंगी तो फिर आप उसको रिएक्टिव इम्पीडेंस कहेंगे, अगर सिर्फ रेजिस्टेंस होगी तो आप उसको रेजिस्टिव इम्पीडेंस कहेंगे। लेकिन इम्पीडेंस या टोटल इम्पीडेंस तब होगी जब रेजिस्टेंसेस को और रिएक्टेंसेस को आपस में मिलाएंगे। यहाँ पर रिएक्टेंसेस दो नहीं है, यानी कि सिर्फ एक रिएक्टेंस है, वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। बहरहाल हमें डेटा में दिया गया है रेजिस्टेंस 20 ओहम का और कैपेसिटर दिया गया है 10 माइक्रोफेराड का। और 10 माइक्रो को लिखते हैं हम 10⁻⁻⁶। इस हिसाब से आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं और फ्रीक्वेंसी में गिवन है 50 हर्ट्ज की और हमने मालूम करना है इम्पीडेंस को। अब यहाँ पर हमने इम्पीडेंस को, टोटल इम्पीडेंस को फाइंड करने का यह फार्मूला पढ़ा है कि टोटल इम्पीडेंस इज इक्वल टू अंडर रेडिकल टोटल रेजिस्टेंस स्क्वायर प्लस टोटल रिएक्टेंस स्क्वायर, यानी कि Z इज इक्वल टू अंडर रेडिकल R स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर। अब यहाँ पर आपको R का तो वैल्यू गिवन है, मगर आपको XC का यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू गिवन नहीं है। इसीलिए आप पहले क्या करेंगे, XC का यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू मालूम करेंगे। तो जैसे ही आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू फाइंड करते हैं तो आपको ये मालूम है कि XC बराबर होती है 1/2 पाई FC के। अब यहाँ पर अगर ये 1/2 पाई FC के बराबर है तो पाई बराबर है 3.14 के। तो आप इनकी जगह ये वैल्यू लिखते जाएं, 2 की जगह 2, पाई की जगह ये वैल्यू और फ्रीक्वेंसी की जगह 50 हर्ट्ज और C की जगह कैपेसिटेंस की जगह 10 इंटू 10⁻⁻⁶ आपने लिखा। जब आपने इन सारे डेनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई किया पावर वाले के अलावा, तो इनको मल्टीप्लाई करने के बाद आपको वैल्यू मिला 3140 इंटू 10⁻⁻⁶। अब ये जो आपको वैल्यू मिला है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू मिला है, जो कि आप अब इक्वेशन ए के अंदर यहां पर पुट करेंगे। इसीलिए इसको हल करने के बाद आप अगेन इस इक्वेशन को लिखेंगे और इस इक्वेशन में जहां पर आर स्क्वायर लिखा है वहां पर आप आर का वैल्यू लिखेंगे, जहां पर एक्स सी लिखा है वहां पर वो वैल्यू लिखेंगे जो आपने एक्स सी का अभी फाइंड किया, वो ये वाला वैल्यू है। अब इसके ऊपर स्क्वायर है एक्स सी स्क्वायर, तो आपने इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दी। जब आपने इसके ऊपर स्क्वायर दी तो स्क्वायर को तो हम खैर बाद में हल करते हैं, मगर यहाँ पर ये जो अपान में 10⁻⁻⁶ है, जब ये अपान वाला वैल्यू, पावर वाला वैल्यू जो अपान में डिनोमिनेटर में हो, जब ऊपर आता है तो वो पावर माइनस की बजाय वो प्लस हो जाता है। तो ये 10⁻⁻⁶ जब ऊपर गया तो ये हो गया 10⁻+6 और 10⁻+6 का मतलब है इतने उसके साथ जीरो होने चाहिए और डिवाइडेड बाय 3140। जब आप जो है इस वैल्यू को इस वैल्यू के साथ डिवाइड करेंगे तो आपको वैल्यू आ रहा है 3.318.47। अब आपने जो है इसको भी स्क्वायर करना है और 20 को स्क्वायर किया तो 400 आपको आ गया। जब आपने इन दोनों को स्क्वायर किया तो आपको ये वैल्यू मिले और जब आपने इन दोनों को ऐड किया तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है और जब आपने इसका अंडर रेडिकल लिया तो आपको वैल्यू मिलेगा 319। और अगर आप यहाँ पर स्क्वायर करते 318 का खाली यानी 0.47 ना करते तो फिर आपका जो ये जवाब आता वो 318 ओहम आता। और यही जो है जवाब वो एक्यूरेट है और वो करेक्ट है। बुक के अंदर हो सकता है कि जो टाइपराइटर हो उसने 318 ओहम के बजाय उसने 3182 ओहम लिख दिया हो, जिसकी वजह से हमारे बुक के अंदर जो है वो टाइपिंग एरर है। इसके अंदर कोई बड़ी गलती नहीं है, टाइपिंग एरर है, हो जाता है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। लेकिन जो हमारा एक्यूरेट और सही ऑप्शन, जो सही आंसर है वो 318 ओहम है। आई होप को आपको यहाँ तक जो हो ये एमसीक्यूज है सही न्यूमेरिकल है वो जरूर समझ आ गया। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 2 है जिसके अंदर ये कहा गया है कि एक इंडक्टर है जिसकी जो इंडक्टेंस है वो 0.5 हेनरी है और उसकी जो फ्रीक्वेंसी है उसमें से जो करंट गुजर रहा है वो 100 हर्ट्ज है। तो हमने लिखा इंडक्टेंस एल से जाहिर की जाती है 0.5 हर्ट्ज और फ्रीक्वेंसी 100 हर्ट्ज।
अब आप ये बताएँ कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी? रिएक्टेंस को हम ज़ाहिर करते हैं X से और इंडक्टर को ज़ाहिर करते हैं L से। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस यानी XL इज़ इक्वल टू क्या? अब यहाँ पर हमने ये फ़ॉर्मूला ऑलरेडी पढ़ा भी हुआ है और ड्राइव भी किया है इस टॉपिक के अंदर, जिसमें ये बराबर होती है इंडक्टिव रिएक्टेंस 2 पाई FL के। 2 का वैल्यू सेम, पाई का वैल्यू 3.14, F का वैल्यू 100 है और L का वैल्यू 0.5 है। जब आप इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये वैल्यू आएगा 314 ओहम। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस इसकी 314 ओहम है। डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास यहाँ जो सर्किट है जिसको कहा जा रहा है कि एक आरएल सर्किट है। आरएल सर्किट का मतलब है कि उसके अंदर रेजिस्टर भी होगा और उसके अंदर इंडक्टर भी होगा। और वो उनमें से जो रेजिस्टर है उसकी जो रेजिस्टेंस है वो 30 ओहम है एंड इंडक्टेंस इज 0.2 ओहम। इसकी भी वैल्यू गिवन है, इसकी भी वैल्यू गिवन है। इंडक्टेंस 0.2 ओहम है। अब आपने कैलकुलेट करना है टोटल इंपीडेंस इस सर्किट की, और इस सर्किट के अंदर से जो करंट गुजर रहा है उसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज है। तो हमने लिखा फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, इंडक्टेंस इसकी जो है वो 0.2 है, रेजिस्टेंस इसकी जो है वो 30 है और इंपीडेंस को हमने मालूम करना है। इंपीडेंस या टोटल इंपीडेंस जहां भी आपको मालूम करनी हो वहां ये फार्मूला आपने जरूरी लगाना होगा। Z इज इक्वल आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। चूंकि यहाँ पर एक्स सी स्क्वायर है ही नहीं तो इसलिए हमने इस चीज को लिखा भी नहीं है। जो रिएक्टेंस होगी सिर्फ हम वो लिखेंगे। रेजिस्टेंस बहरहाल जरूर होगी। आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब यहाँ पर ये जो एक्स एल है ये बराबर है 2 पाई एफ एल के, और हमें एक्स एल का कोई वैल्यू डायरेक्ट मिला भी नहीं हुआ। इसीलिए हमने एक्स एल को पढ़ा है कि वो बराबर है 2 पाई एफ एल के, यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस इसके बराबर है। तो जहां पर ये वैल्यू लिखा हुआ है वहां पर हमने इस वैल्यू को किया है रिप्लेस। इस वैल्यू के ऊपर भी स्क्वायर है तो हमने इसके वैल्यू पे ऊपर स्क्वायर दिया। तो अब हम क्या करेंगे कि जो वैल्यूज हैं उनकी जगह पर हम वैल्यूज को पुट करते जाएंगे। जो रेजिस्टेंस का वैल्यू है हमारे पास वो है 30, तो हमने यहाँ पर लिख दिया 30। 2 की जगह हमने लिखा 2, पाई की जगह 3.14, एफ की जगह हमने लिख दिया जो हमें एफ का वैल्यू गिवन है वो 60 है, और इंडक्टेंस का जो वैल्यू हमें गिवन है वो 0.2 है। अब हम क्या करेंगे, हम इन सारे वैल्यूज को जो इस ब्रैकेट के अंदर है हमने इनको मल्टीप्लाई किया तो हमें वैल्यू मिला 75.36। अब इसको भी हमने स्क्वायर करना है, इसको भी स्क्वायर करना है। जब हमने स्क्वायर किया 30 को ये हमें वैल्यू मिला, और जब हमने इसको स्क्वायर किया तो हमें ये वैल्यू मिला, और जब हमने इन दोनों को प्लस किया तो हमें ये वैल्यू मिला, और जब हमने इनका रूट निकाला तो हमें 81.1 ओहम जो वैल्यू मिला। क्योंकि इम्पीडेंस भी एक किस्म की रेजिस्टेंस है इसलिए इसका यूनिट भी ओहम है। इम्पीडेंस रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंसेस को और रिएक्टेंसेस को मिलाकर। यानी ऐसी सर्किट में जो भी रेजिस्टेंस होंगी, जिस भी किस्म की रेजिस्टेंस हो, सबको मिलाकर एक रेजिस्टेंस जो मिलेगी उसका नाम इम्पीडेंस कहलाया जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस न्यूमेरिकल के अंदर हमें यह कहा गया है कि एक आरसी सर्किट है, यानी जिसके अंदर रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है। अब यहाँ पर जो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस है वो 50 ओहम है, और जो कैपेसिटर की कैपेसिटेंस है वो 20 माइक्रोफेराड है। अब आपने जो कैलकुलेट करना है वो कैपेसिटिव रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर फाइंड करनी है। यानी जब करंट इस कैपेसिटर में से गुजर रहा होगा तो उस टाइम कैपेसिटर कितनी रिएक्टेंस या कितनी अपोजिशन देगा फ्लो ऑफ करंट को। अगर हमने उसको फाइंड करना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे डेटा। जो हमारे पास रेजिस्टेंस 50 है और कैपेसिटेंस जो कैपेसिटर की है वो 20 माइक्रोफेराड है। हमने फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। रिएक्टेंस मींस एक्स और कैपेसिटिव मींस सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस का मतलब हो गया एक्स सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, यानी फाइंड करना है। अब देखिए हमारे पास जो फार्मूला है कैपेसिटिव रिएक्टेंस का, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला है, ये हमने ड्राइव भी किया हुआ है। एक्स सी इज इक्वल टू 1/2 पाई एफ सी के बराबर है। अब आपको यहाँ पर ये वैल्यू 2 तो गिवन है, पाई का वैल्यू ऑलरेडी गिवन है, सी का वैल्यू भी गिवन है, मगर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं है। अगर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन नहीं होगी तो आप एक्स सी का वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकेंगे। इसीलिए हम जो है यहाँ पर जो हमारे बुक के अंदर आंसर गिवन है उस आंसर को लाने के लिए जो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू होना चाहिए वो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 250 हर्ट्ज है। अगर बुक के अंदर ये वैल्यू दिया गया होता तो बेहतर होता, क्योंकि इस वैल्यू की ही मदद से बुक के अंदर जो गिवन आंसर है वो लाया जा सकता है। इसीलिए हम अभी अज्यूम करेंगे फ्रीक्वेंसी जो कि 250 हर्ट्ज है।
तब तक जब तक न्यू एडिशन में इस वैल्यू को इस प्रॉब्लम के अंदर लिख लिया जाता है तब तक। तो हमने अज्यूम किया कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी वो 250 हर्ट्ज है, ताकि हमारे आंसर जो जवाब बुक के अंदर है वो आ सके। तो हमने 2 की जगह 2 पुट किया और पाई की जगह 3.14 पुट किया और फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 250 लिखा। कैपेसिटर की जगह कैपेसिटेंस का वैल्यू लिखा जो कि 20 माइक्रो है। माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6 है। तो जहाँ पर माइक्रो लिखा था मैंने वहाँ पर 10⁻⁻6 लिख दिया है। अब इसको ऐसे समझें कि 10⁻⁻6 जो कि आपका डेनोमिनेटर में है, जब आपका ये वैल्यू ऊपर जाएगा तो माइनस वाला वैल्यू हो जाएगा प्लस का, तो ये हो गया 10⁻+6 का। बाकी बचे आपके पास ये सारे वैल्यू। इन सबको जब आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको जो वैल्यू मिला है वो आपको ये वाला वैल्यू मिला है 31400। अब आप 10⁻6 को जब आपने हल किया तो आपको इतने वैल्यूज मिले, और जब आपने इस वैल्यू को डिवाइड किया इस वैल्यू के साथ तो आपको वैल्यू मिल रहा है 31.8 ओहम। और ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है जो कैपेसिटर की तरफ से दी जाएगी जब उसमें से उसकी जो कैपेसिटेंस हो वो 20 माइक्रोफेराड होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास MCQs 5 है, ये भी काफ़ी इजी और काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इसमें सिर्फ आपकी एक चीज़ दरकार है, वो ये है कि आप थोड़ा ध्यान से सुने, उसके बाद हर चीज़ आपके लिए आसान हो जाएगी। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर ये है कि एक ऐसी सर्किट है जिसके अंदर रेजिस्टर भी है, जिसके अंदर कैपेसिटर भी है और इंडक्टर भी है। तीनों कंपोनेंट्स उसके अंदर हैं। अब तीनों कंपोनेंट्स को मिलाकर हमने जो है वो टोटल इम्पीडेंस फाइंड करनी है। ये देखें कैसे हो रहा है। यहाँ पर जो आपको रेजिस्टेंस गिवन है वो 40 ओम है और आपने यहाँ पर 40 ओम रेजिस्टेंस लिख दी। उसके बाद जो इंडक्टर की इंडक्टिव रिएक्टेंस है वो आपके पास कितनी गिवन है 30 ओम। उसके बाद कैपेसिटर की जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वो आपके पास गिवन है 20 ओम, तो वो भी आपने यहाँ पर लिख दी। उसके बाद ये कह रहा है कि ड्रा द इम्पीडेंस ट्राइंगल एंड कैलकुलेट द टोटल इम्पीडेंस, यानी कि हमने टोटल इम्पीडेंस को कैलकुलेट करना है। फिर टोटल इम्पीडेंस को कैलकुलेट करने के बाद इसी की मदद से हमने इम्पीडेंस ट्रायंगल को बनाना है, क्योंकि जब आपके पास इम्पीडेंस का वैल्यू होगा तो ही इम्पीडेंस ट्रायंगल बनेगा। इसलिए पहले हम इम्पीडेंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद हम इम्पीडेंस ट्रायंगल को फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास सॉल्यूशन में हमने फार्मूला लिखना है इम्पीडेंस का, क्योंकि हमने फाइंड इम्पीडेंस करनी है। इम्पीडेंस का फार्मूला है कि Z इम्पीडेंस इज इक्वल अंडर रेडिकल R स्क्वायर प्लस टोटल इम्पीडेंसेस स्क्वायर। टोटल इम्पीडेंस स्क्वायर को आप एक्स स्क्वायर भी लिखें या एक्स टी स्क्वायर लिखें, कोई इशू नहीं है। यहाँ पर जो आपके पास टोटल रिएक्टेंस अगर किसी आरएल सर्किट होता तो आरएल सर्किट में तो फिर कोई कैपेसिटर नहीं होता, इसलिए आप इसकी जगह सिर्फ इंडक्टिव रिएक्टेंस लिखते थे। अगर आरसी सर्किट होता तो वहां पर आप सिर्फ कैपेसिटर की कैपेसिटिव रिएक्टेंस लिख दे। लेकिन जब आरएलसी सर्किट है जिसके अंदर इंडक्टर भी है, जिसके अंदर कैपेसिटर भी है, तो फिर आप वहां पर टोटल कैपेसिटिव सॉरी टोटल रिएक्टेंस आप लिखेंगे। अब ये जो टोटल रिएक्टेंस है इसके अंदर कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी आएगी, इसके अंदर इंडक्टिव रिएक्टेंस भी आएगी। अब यहाँ पर एक चीज को आपने समझना है, आपने वैल्यूज को बगौर मुताला करना है कि भाई यहाँ पर कौन सी चीज, कौन सा रिएक्टेंस ज्यादा ग्रेटर है, XL का वैल्यू ज्यादा है या XC का वैल्यू ज्यादा है। तो जिसका वैल्यू ज्यादा होगा उसकी रेजिस्टेंस को अहम कंसीडर किया जाएगा, और जिसका वैल्यू कम होगा उसकी रेजिस्टेंस को या उसकी रिएक्टेंस को भी कम कंसीडर किया जाएगा। फिर आपने यहां पर देखा कि जो XL का यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू है वो ग्रेटर है देन द वैल्यू ऑफ XC। अब XC का वैल्यू कम है, इसलिए हम जब भी चीजों की सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हम क्या करते हैं, बड़े वैल्यू में से छोटे वैल्यू को माइनस करते हैं। जो बड़ी चीज है उसमें से हम निकालते हैं छोटी चीज को। तो आपने अब क्या करना है कि अगर आपको वैल्यू चाहिए टोटल रिएक्टेंस का तो XT को बराबर करेंगे XL माइनस XC के, यानी टोटल इंडक्टिव रिएक्टेंस माइनस कैपेसिटिव रिएक्टेंस जब आप करेंगे तो आपको टोटल रिएक्टेंस मिलेगी कि टोटल रिएक्टेंस कितनी बची। देखें आपके पास ये जो कैपेसिटर की और इंडक्टर की रिएक्टेंसेस हैं, इनमें से जिसकी रिएक्टेंस ज्यादा होगी, अगर इसकी 30 है और इसकी 20 है तो हम 30 माइनस 20 करेंगे ताकि हमें मिले कि भाई उनकी जो टोटल रिएक्टेंस है बकाया कितनी बची। तो इस हिसाब से आपके पास जो XT का फार्मूला है वो एक्स एल माइनस एक्स सी।
इसलिए आपने अब क्या किया, इसकी जगह यहाँ पर लिख दिया XL माइनस XC। आप लिख दे तो बेहतर था। अब XT की जगह XL माइनस XC लिखा। XL का जो वैल्यू है वो 30 है और XC का जो वैल्यू है वो 20 है। अब जब आपने इन दोनों में से माइनस किया तो आपको वैल्यू मिला 10। अब यहाँ पर जब आपने 40 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 1600, 10 का स्क्वायर किया तो आपको मिला 100। जब दोनों को ऐड किया तो आपके पास 1700, जब अंडर रेडिकल निकाला तो 41.2 ओहम। अब ये जो है आपके पास टोटल इम्पीडेंस है इस सर्किट की, जिसको हम आर एल सी सर्किट कहते हैं। अब यहाँ पर आपने फाइंड करनी है इसका इम्पीडेंस ट्रायंगल। इम्पीडेंस ट्रायंगल को बनाने के लिए हमने इंतहाई आसानी के साथ एक वीडियो के अंदर समझाया था कि इम्पीडेंस ट्रायंगल के बनाने के कौन कौन से बुनियादी उसूल हैं। अगर आप उन उसूलों को याद करके इम्पीडेंस ट्रायंगल बनाएंगे तो आपको कभी भी कोई भी मसला और दुश्वारी आपको नहीं आएगी। सबसे पहली चीज यहाँ पर है कि जो भी रेजिस्टेंस के वैल्यूज होंगे वो आप हॉरिजेंटल लाइन पे ड्रा करेंगे, एक चीज। दूसरी चीज कि जो भी वैल्यूज कैपेसिटिव रिएक्टेंस के या इंडक्टिव रिएक्टेंस है यानी कि रिएक्टेंसेस के होंगे, वो आप लिखेंगे वर्टिकल लाइन पर। अगर वैल्यू होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस का तो उसका एरो होगा अबव। अगर वैल्यू होगा कैपेसिटिव रिएक्टेंस का तो उसका वैल्यू होगा डाउनवर्ड। जब दोनों के वैल्यूज होंगे तो फिर आप एरोज देंगे अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। अब आप कहेंगे एक्स टी इज इक्वल एक्स एल माइनस एक्स सी। एक्स टी का जो वैल्यू है आपके पास वो है 10। अब जो वैल्यू आपके पास इम्पीडेंस का जवाब आया, इम्पीडेंस हमें रिजल्टेंट दे रही है। अब जब आप वेक्टर के चैप्टर के अंदर रिजल्टेंट लेते हैं तो आपका रिजल्टेंट इस तरह जो है वो डायगोनली यानी उस तरह हाइपोटेन्यूज में होता है। तो z इज इक्वल टू 41.2 ओहम आ गया। यानी कि आप यहाँ पर लिखेंगे रेजिस्टेंस और यहाँ पर लिखेंगे इम्पीडेंस और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्टेंस और यहाँ पर लिखेंगे इम्पीडेंस। अब आपके पास ये जो है वो इम्पीडेंस ट्रायंगल है। डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास जो न्यूमेरिकल नंबर 6 है उसके अंदर ये कहा जा रहा है कि एक सीरीज आर एल सर्किट है, यानी कि इस किस्म का सर्किट है, आर और एल दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं। वहां पर जो रेजिस्टेंस है वो 25 ओहम है, तो हमने यहाँ पर लिखा 25 ओहम। और वहां पर जो इंडक्टेंस है इंडक्टर की वो 0.1 हेनरी है, यानी इसकी 0.1 हेनरी इंडक्टेंस है। तो जो जो चीजें बताता जा रहा है हम वो लिखते जा रहे हैं, यानी एल इज इक्वल टू 0.1 हेनरी। इंडक्टेंस को जाहिर हम एल से करते हैं। उसके बाद आपने जो चीजें कैलकुलेट करनी है वो दो हैं। कैलकुलेट द फेज एंगल, यानी कि हमने लिखा थीटा इज इक्वल टू व्हाट, एंड इम्पीडेंस, यानी इम्पीडेंस की जगह हम लिखेंगे z, क्योंकि इम्पीडेंस को z के साथ शो किया जाता है, एट अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 80 हर्ट्ज। और यानी कि हमें जो गिवन फ्रीक्वेंसी है जिस पर हमने ये सब चीजें मालूम करनी है वो 80 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, इसीलिए हमने फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 80 हर्ट्ज लिखा। देखें यहाँ पर हमसे दो सवाल पूछे गए हैं, एक फेज एंगल और दूसरा इम्पीडेंस। फेज एंगल को मालूम आप तब करेंगे जब आपको इम्पीडेंस गिवन हो इस कंडीशन में, इसलिए फेज एंगल को मालूम करने से पहले हम फाइंड करेंगे इम्पीडेंस को। अब अगर आप इम्पीडेंस को फाइंड करते हैं तो इम्पीडेंस का फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है, वो है अंडर रेडिकल आर स्क्वायर प्लस एक्स टी स्क्वायर। एक्स टी स्क्वायर हम तब लिखते जब वहां पर इंडक्टेंस भी होती, वहां पर कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी होती। लेकिन यहाँ पर आर एल सर्किट है, आर एल सर्किट के अंदर रेजिस्टर और इंडक्टर होता है, इसलिए आपने लिखा आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, क्योंकि है ही सिर्फ एक इंडक्टर। तो जब आपने ये लिखा तो अब आपके पास दो तरीके हैं। एक तो हमने इससे कबल जो दो प्रॉब्लम्स की उनमें मैंने आपको बताया कि इस वैल्यू को आप अलग से फाइंड करें, एक्सएल को, क्योंकि आपको एक्सएल यहाँ पर गिवन नहीं है। एक्सएल को अलग से फाइंड करके आए, फिर जो इसका जवाब आए वो आप इसकी जगह पर पुट करें। दूसरा तरीका यह भी है कि आप XL के वैल्यू को इसी फार्मूले के अंदर पुट करें कि भाई XL किसके बराबर है, वो बराबर है 2 पाई FL के। तो इसी XL के वैल्यू की जगह आप 2 पाई FL यहां पर लिख दी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम, लेकिन ये एक डायरेक्ट तरीका है। और XL की जगह आपने लिख दिया 2 पाई FL, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर भी स्क्वायर दे दिया। जब आपके पास यहाँ पर R का वैल्यू गिवन है 25 है, इसके ऊपर स्क्वायर तो इसके ऊपर भी स्क्वायर, 25 स्क्वायर प्लस 2 की जगह आपने 2 लिखा, पाई की जगह 3.14 लिखा, क्योंकि पाई का वैल्यू आपको मालूम होना चाहिए कांस्टेंट है। और उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी गिवन है आपको वो 80 हर्ट्ज है, तो इसलिए आपने यहाँ पर 80 लिखा।
और इंडक्टेंस आपने 0.1 लिखा और 0.1 यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर भी गिवन है, ठीक है। अब जब आप इन सबको आपने से मल्टीप्लाई किया तो आपको जो वैल्यू मिला है वो मिला है 50.24। अब ये जो 50.24 आपको वैल्यू मिला है ये दरअसल इस XL का वैल्यू है, क्योंकि XL इसके बराबर था और ये जो है आपका इसके बराबर था और ये जो है आपका इसके बराबर है। इस हिसाब से आपको जो अब XL का यानी इंडक्टिव रिएक्टेंस का वैल्यू जो मिला है आपको, वो आपको मिला है 50.24। तो आपने ये जो इंडक्टर के ऊपर अगर स्क्वायर है तो आपने इसके ऊपर भी स्क्वायर दिया। जब इसके ऊपर आपने स्क्वायर दिया तो फिर आपको जो है वो ये वैल्यू मिल रहा है, ये वाला। और जब आपने इस वैल्यू को अब आपने इसके साथ ऐड किया तो आप जब इन वैल्यूज को ऐड करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल रहा है। इसका आपने अंडर रेडिकल निकाला तो आपको वैल्यू मिल रहा है 56.11 ओहम। अब आपके पास बुक के अंदर ये जवाब नहीं है, लेकिन एक बात है कि ये जो आंसर हमने निकाला है वो एक्यूरेट है। क्यों? क्योंकि इस जवाब की मदद से अगर हम ये जवाब निकाल रहे हैं और ये जवाब आपका बुक के हिसाब से सही आ रहा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जवाब जिसकी वजह से सही आ रहा है वो ये जवाब है। तो अगर ये सही है तो फिर ये भी सही होगा। अगर आप बुक का जवाब यहाँ पर लिखेंगे फिर उसके हिसाब से आप इसको फाइंड करेंगे तो फिर ये जवाब गलत आएगा। एक न एक जवाब बुक के हिसाब से आ रहा है और एक नहीं आ रहा। तो इसका मतलब अगर एंगल का वैल्यू बुक वाला ही आ रहा है 63, तो ये जो आपका जवाब है ये भी एक्यूरेट है। तो टाइपिंग मिस्टेक्स और प्रिंटिंग मिस्टेक्स हो जाती हैं, उनका कोई इशू नहीं है। आपने मेथड को और पैटर्न को फॉलो करना है। अगर किसी भी तरीके से देखें तो आपका ये जो जवाब है वो एक्यूरेट है। जवाब सेकंड प्रायोरिटी होती है, फर्स्ट प्रायोरिटी इज द प्रोसेस। अगर आप प्रोसेस पर बिलीव कर लेते हैं, अगर आपको प्रोसेस सही नमूने से समझ आ रहा है तो इसका मतलब आपको श्योरिटी होगी कि ये आपका जवाब सही है। अगर आपको प्रोसेस समझ नहीं आ रहा और आप जो है वो जस्ट क्रैमिंग टाइप कर रहे हैं तो फिर आप जवाब को जो है वो कर सकते हैं कि भाई वही जवाब आए जो है, भले गलत हो सही हो। सही आपका जवाब ये है प्रोसेस के हिसाब से। अब यहाँ पर आपके पास एंगल फाइंड करनी है, फेज एंगल। अगर आप फेज एंगल को फाइंड करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर जो फार्मूला है वो टेन थीटा इज इक्वल एक्स एल अपॉन आर है। अब ये फार्मूलेज कैसे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं और इनको किसने ड्राइव किया, किस तरह बने, ये सब फार्मूलेज हमने जो है हमारे थ्योरीज के अंदर इंतहाई आसान नमूने से इनको ड्राइव भी किया है और वहां पर समझाया भी। आप उन लेक्चर्स को जरूर जाकर देखें, आप उनको बिल्कुल ही एडिक्टिव हो जाएंगे, क्योंकि उनको फिर आप छोड़े बगैर आप नहीं जा सकेंगे, क्योंकि वो इतने आसान है। उसके बाद आपने जब ये फार्मूला लिखा एक्स एल अपान आर, ये फार्मूला है टेन थीटा का। आपको मालूम करनी है सिर्फ थीटा, इसलिए जो टेन इसके साथ मल्टीप्लाई में है, जब बराबर की दूसरी तरफ जाएगी तो डिवाइड की हो जाएगी। डिवाइड की अगर हम नहीं लिखेंगे तो उसकी जगह हम टेन इनवर्स लिख देंगे, क्योंकि दूसरी जगह जाने से वो इनवर्स हो जाएगी, अपान में आ जाएगी। तो टेन इनवर्स इंटू एक्स एल अपान आर। एक्स एल का ये जो वैल्यू आपने यहाँ पर निकाला, यहाँ पर लिखा आपने या यहाँ पर लिखा आपने, वो आप यहाँ पर लिखेंगे 50.24। आर का जो वैल्यू है वो आपको गिवन है, वो आपको कितना है 25। और जब आपने अब इन दोनों वैल्यूज को डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिला ये। और टेन इनवर्स जब आप कैलकुलेटर में शिफ्ट 10 लगाएंगे तो आपको टेन इनवर्स लिख के आएगा कैलकुलेटर में। तो जैसे ही आप टेन इनवर्स के सामने ये वैल्यू लिखेंगे तो आपको ये वैल्यू आएगा 63.5। बुक के अंदर 63.8 है, पॉइंट्स का कोई इशू नहीं है। अगर आपका ये मेन आंसर पॉइंट से पहले वाला वैल्यू एक्यूरेट है तो इट मींस वैल्यू एक्यूरेट है। तो उसके बाद अब हम चलेंगे जो हमारा सेकंड न्यूमेरिकल है 7। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास ये जो न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल के दो किस्म के सॉल्यूशंस हो सकते हैं। एक किस्म का सॉल्यूशन वो है जो लेंदी है मगर आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, क्योंकि वो आपको बहुत सारे दूसरे न्यूमेरिकल्स में काम आएगा। दूसरा वो है जो डायरेक्ट है और वो शॉर्ट भी है। लेकिन यहाँ पर मसला ये है कि इस न्यूमेरिकल के अंदर जो हमें बुक के अंदर जवाब गिवन है, जो आंसर गिवन है, वो आंसर गिवन है वोल्टेज का। और हमसे जो पूछा जा रहा है वो पूछा जा रहा है करंट। अगर हमसे पूछा जा रहा है करंट तो हमें वोल्टेज का वैल्यू होना चाहिए, मगर वोल्टेज का वैल्यू वो डेटा में नहीं दे रहा। वो वोल्टेज का वैल्यू दे रहा है जवाब में कि भाई ये जवाब आना चाहिए। जब जाहिर सी बात है पूछ करंट रहा होगा तो जवाब भी तो करंट का आना चाहिए। बहरहाल इसके अंदर फिर हमने कुछ इस तरह से या जिस तरह से हमने हल किया है मैं आपको वो चीजें बता देता हूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो कि इसको हल कैसे किया जा सकता है। क्योंकि ये फर्स्ट एडिशन है बुक की, इसके अंदर कुछ टाइपिंग मिस्टेक्स आ गई हैं, ह्यूमन एरर हो सकती हैं, इसका कोई इशू नहीं है। लेकिन हम स्टूडेंट्स के लिए जो चीज़ अहम है वो ये है कि हम एक तरीका समझ लें, एक प्रोसेस समझ लें।
अगर कल को वो यहाँ पर वैल्यू एक ऐड कर देंगे तो उनके लिए कोई मसला नहीं है, लेकिन हमारे लिए जो है वो भी मसला नहीं होना चाहिए अगर हमें प्रोसेस आएगा तो। बहरहाल हम यहाँ पर उसका पूरा सेटअप जो है वो पढ़ लेते हैं और यहाँ पर ये बता देते हैं कि अगर वो वैल्यू वोल्टेज का दें तो क्या करना चाहिए, अगर वो वोल्टेज करंट वैल्यू करंट का देंगे तो क्या करना चाहिए। दोनों सूरतों में आप क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो हम सब चीजें यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, क्योंकि जब जाहिर सी बात है वैल्यू नहीं है तो फिर तो हम उसकी दोनों चीजें पढ़ लें तो बेहतर है। अब यहाँ पर हमारे पास न्यूमेरिकल 7 है कि पैरेलल आरसी सर्किट है। एक आरसी सर्किट मतलब के रेजिस्टर है और कैपेसिटर है और वो दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। द रेजिस्टेंस आर इज 60 ओम, रेजिस्टेंस वहां पर जो है गिवन वो 60 ओम है, और वो कैपेसिटेंस जो वहां पर है वो आपकी 30 माइक्रोफेराड है, और उसको हम 30 × 6 फेराड लिख सकते हैं। कैलकुलेट द टोटल करंट, टोटल करंट हमने मालूम करना है तो हमने लिखा आई, मतलब आया के लिए तो आई टोटल करंट ही, या आप आईटी लगा दें तो भी कोई इशू नहीं है। और उसके बाद वो टोटल करंट जो फ्लो हो रहा है थ्रू द सर्किट किस फ्रीक्वेंसी पर, एट 120 हर्ट्ज, तो हमने फ्रीक्वेंसी भी 120 हर्ट्ज लिखा। अगर आप इसी न्यूमेरिकल को बुक में खोलेंगे तो बुक में जहां पर जवाब लिखा होना चाहिए वो जवाब किसका होना चाहिए, करंट का। वहां पर लिखा हुआ है 60 वोल्ट। इसका मतलब ये कि वो या तो जो बुक एडिटर है वो इसके अंदर 60 वोल्ट लिखना चाहता था, क्योंकि इसके अंदर वोल्टेज का वैल्यू होना चाहिए। वोल्टेज के वैल्यू के बगैर आप यहाँ पर करंट मालूम नहीं कर सकते। फिर हमने क्या किया कि उस वैल्यू को जो उसने जवाब के अंदर दिया है वो वोल्टेज का वैल्यू है, हमने उसको किया कि भाई अज्यूम करें कि हमें या जो वोल्टेज का वैल्यू गिवन है वो 60 वोल्ट है, होप सो के वही वैल्यू होगा। ठीक है, अगर वैल्यू चेंज हो भी तो भी कोई इशू नहीं है, आप 60 की बजाय 30 आ जाए तो आप प्रोसेस समझ लें तो कर लेंगे। लेकिन बहरहाल एग्जाम्स के अंदर कभी भी कोई चीज सिमिलर नहीं आती, इसलिए आप पैटर्न समझ लें फिर उसके बाद आप वैल्यूज को पुट करते जाइएगा। अब यहाँ पर एक चीज आप समझें, आप मालूम कर रहे हैं करंट, और वो भी ऐसे सर्किट में जो पैरेलल सर्किट है। अब बात आती है यहाँ पर, देखें यहाँ पर बात यह है कि अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं टोटल करंट और वोल्टेज आपको गिवन है 60 वोल्ट, तो पैरेलल सर्किट में यह होता है कि जो वोल्टेज है वो सारे कंपोनेंट्स का बराबर होता है और एक जैसा होता है। यानी अगर इस बैटरी का वोल्टेज, इस सोर्स का वोल्टेज 60 वोल्ट है तो वही वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इस कैपेसिटर के अराउंड होगा, वही वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस इस रेजिस्टर के अराउंड होगा। यानी पैरेलल के अंदर जितने भी कंपोनेंट्स कनेक्टेड होंगे सबका जो पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज होगा वो बराबर होगा। रही बात करंट की, यहां से जो करंट टोटल आ रहा है वो करंट कैपेसिटर में अलग जाएगा, वो करंट रेजिस्टर में अलग जाएगा, क्योंकि पैरेलल में ब्रांचेस अलग अलग होती हैं। ब्रांचेस अलग अलग होने की वजह से करंट जो है वो दो हिस्सों में डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। तो टोटल करंट का एक हिस्सा जा रहा है कैपेसिटर में, एक हिस्सा जा रहा है रेजिस्टर में। वो करंट जो आपका जा रहा है कैपेसिटर में हमने उसको नाम दिया आईसी, और वो करंट जो आपका जा रहा है रेजिस्टर में हमने उसको नाम दिया आई आर। यहां तक आई होप कि आपको बात समझ आ गई कि अगर आपको मालूम करना है टोटल करंट तो आपको जो है आई आर भी फाइंड करना होगा, आपको आई सी भी फाइंड करना होगा। और आई सी को मालूम करने के लिए आपके पास एक्स सी का वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि आई करंट जो फ्लो हो रहा है वो किस में से फ्लो हो रहा है, कैपेसिटर में, और उस कैपेसिटर को, कैपेसिटर जो है उस करंट को कितनी रेजिस्टेंस दे रहा है हमें वो मालूम होनी चाहिए। इसलिए सबसे पहला हमारा जो स्टेप है जिसमें हम फाइंड करेंगे एक्स सी का वैल्यू। जेड को फाइंड कर सकते थे लेकिन वो दूसरा स्टेप है, मैं आपको समझा रहा हूँ, दूसरा पैटर्न है। अगर आप फाइंड कर रहे हैं एक्स सी, और एक्स सी का बराबर फार्मूला है 1/2 पाई एफ सी, ये आपको याद होना चाहिए, ये फार्मूला है, ठीक है। अब आपने वैल्यूज पुट किए, 2 की जगह, पाई की जगह, एफ की जगह 120, सी की जगह 30 इंटू 10⁻⁻6 आपने लिखा। अब ये थोड़े ट्रिक्स समझ लें, ये जो 10⁻⁻6 आया है ये नीचे -6 है, ये नीचे काम खराब करेगा। इसको आप ऊपर लेके जाएंगे तो ये -6 जब ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया अब आपके पास 10⁻+6, क्योंकि माइनस का वैल्यू जब ऊपर जाएगा तो प्लस का, ऊपर प्लस वाला वैल्यू जब नीचे आएगा तो वो माइनस का हो जाएगा। अब आप 10⁻6 को जब ओपन करेंगे तो वो इसके बराबर होगा, इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो इसके बराबर होगा। 10⁻6 को ओपन किया तो आप वो इसके बराबर हुआ। अब आप इन दोनों को डिवाइड करें तो आपके पास वैल्यू है 44.23, ये जो है आपके पास कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू है।
अब ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस का वैल्यू इसकी मदद से हमने फाइंड करना है टोटल करंट। देखिए हम यहाँ पर ये बात कर रहे हैं टू फाइंड द टोटल करंट वी हैव टू सम बोथ द करंट्स। हमने ऐड करना है आई आर को भी आई सी को भी, दोनों को मिलाकर हम फाइंड कर सकेंगे आई टी। इसलिए हमें पहले तो मालूम होना चाहिए आई आर, फिर हम मालूम करेंगे आई सी। दोनों करंट्स को हम करेंगे मालूम। सबसे पहले हम फाइंड करते हैं वो करंट जो रेजिस्टर में से गुजर रहा है। ये करंट वैसे आई है, लेकिन हमने इसके साथ छोटी आर इसलिए लगाई है क्योंकि ये वो करंट है जो रेजिस्टर में से गुजर रहा होगा, इसलिए हमने इसके साथ आर लगाया है। तो आई आर इज इक्वल व्हाट, सो अकॉर्डिंग टू द ओहम्स लॉ हमने पढ़ा है वी इज इक्वल आई आर होता है। मगर इस फार्मूले से अगर आप करंट मालूम करना चाहें तो आई बराबर हो जाती है वी अपॉन आर के। ये आप जरूर करेंगे। आर इधर ही है, आर मल्टीप्लाई में है, जब बराबर किस तरफ हो गई तो वी अपान आर हो गया। अब आपको बराबर मालूम करना है आई इज इक्वल वी अपान आर, यानी कि ये करंट वो है जो रेजिस्टर में से गुजर रहा है, इसीलिए आपने इसके साथ ही स्मॉल आर लगा दी। अगर ना भी लगाएं तो भी कोई इशू नहीं, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए। आई आर इज इक्वल वी अपान आर आपने लिखा, और जो आपके पास वोल्टेज है वो कितनी है 60, और जो रेजिस्टेंस है वो आपके पास कितनी है 60। दोनों को आपने डिवाइड किया तो यहां से हमें पता चला कि जो करंट रेजिस्टर में से गुजर रहा है वो 1 एम्पियर है। अब वो करंट तो आपने मालूम कर लिया। अब वो करंट जो आपका रेजिस्टर में से गुजर रहा है वो 1 एम्पियर है, तो जो कैपेसिटर में से गुजर रहा है वो कितना है। तो अब आप फाइंड करेंगे स्टेप 3 में जो करंट कैपेसिटर में से गुजर रहा है, आई इज इक्वल वी अपान आर होता है। मगर जब भी करंट कैपेसिटर में से गुजरे तो वहां पर जो कैपेसिटर की तरफ से करंट को रुकावट दी जाती है, उस रुकावट का नाम या उस रेजिस्टेंस का नाम आर नहीं है, उसका नाम एक्स सी कहलाया जाएगा, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसलिए ओहम्स लॉ के अंदर अगर आप वी अपान आर लिख रहे हैं तो जहां पर आपने आर लिखा वहां पर आप एक्स सी लिखेंगे। ये बताएगा कि ये जो एक्स सी है ये वो रेजिस्टेंस है जो कैपेसिटर की तरफ से दी गई है। इसलिए आप जो है इस आर की जगह अब लिखेंगे एक्स सी। अब जैसे आपने इसकी जगह एक्स सी लिखा तो अब आप क्या करेंगे, आई इज इक्वल वी अपान एक्स सी फार्मूला हो गया। अब ये आई कौन सी है जो कैपेसिटर में से गुजर रही है, तो आई सी इज इक्वल टू 60 अपान एक्स सी। 60 डिवाइड बाय एक्स सी का जो वैल्यू आपके पास गिवन है वो कितना है 44.23। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिला कैपेसिटर आई सी का, वो वन मिला है 1.356 एम्पेयर। अब दोनों करंट्स मिल चुके हैं आपको, एक वो करंट जो कैपेसिटर में जा रहा था, एक वो करंट जो रेजिस्टर में से गुजर रहा था, दोनों आपको यहाँ पर हो चुके मालूम। अब आप इन दोनों करंट्स को मालूम करेंगे, ऐड करेंगे। जब आप इन दोनों करंट्स को ऐड करेंगे तो आपको ये वाला करंट टोटल मिलेगा जो इसके अंदर जा रहा था। इसलिए यहां पर हमने ये बात की कि नाउ वी हैव टू फाइंड द टोटल करंट। मगर यहां पर एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि जब आप ऐसे करंट्स को ऐड करें आपस में जो करंट आपस में एक किस्म की फेज डिफरेंस रखते हों, तो उन किस्म के करंट्स को ऐड इस तरह से डायरेक्टली नहीं किया जाता, क्योंकि वो करंट जो कैपेसिटर में से गुजर रहा है वो एंगल अलग से बना रहा होता है। वो करंट जो रेजिस्टर में से गुजर रहा होता है वो एक एंगल अलग बना रहा होता है। इसलिए अलग अलग एंगल अगर करंट्स बना रहे हों तो फिर इस किस्म के करंट्स को ऐड करने के लिए हमारे पास इस किस्म का फार्मूला नहीं होता। जो फार्मूला इस किस्म के करंट्स को ऐड करने के लिए होता है वो है आई इज इक्वल अंडर रेडिकल आई स्क्वायर आर प्लस आई सी स्क्वायर, इम्पीडेंस ट्राइंगल की तरह जो आपका फार्मूला है। अब यहाँ पर आपने आई आर का वैल्यू पुट किया, यानी कि जो करंट रेजिस्टर का है वो पुट किया और जो करंट कैपेसिटर का है वो पुट किया। जब आपने दोनों को स्क्वायर किया तो आपके पास ये वैल्यू आए, और इनको ऐड किया तो ये वैल्यू आया, और जब अंडर रेडिकल निकाला तो आपके पास करंट मिला है 1.68 एम्पेयर। अब ये वो करंट है जो इन दोनों कैपेसिटर्स के अंदर दोनों एलिमेंट्स के अंदर जा रहा है। ये प्रोसेस था एक जो हमने पढ़ा आपका न्यूमेरिकल नंबर 7 में। अब इसी आंसर्स को हम दूसरे पैटर्न से अगर निकालें तो फिर क्या होगा, वहां पर जवाब बिल्कुल बेशक करंट का अलग आएगा, लेकिन वो पैटर्न भी आप सीख लें। हो सकता है कि जो पैटर्न आपको बेहतर और इजी लगे और जो बेहतर आप मुनासिब समझे आप उसी को यूटिलाइज करें। डियर स्टूडेंट्स, इसी न्यूमेरिकल को हल करने का जो हमारे पास सेकंड मेथड है वो ये है, जिसके अंदर हम ये करेंगे कि सबसे पहले हम कैपेसिटिव रिएक्टेंस को फाइंड करेंगे, फिर उसकी मदद से
हम इम्पीडेंस को फाइंड करेंगे, फिर उनकी मदद से हम करंट को फाइंड करेंगे 3 स्टेप्स में। लेकिन यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे कि हमारा जो करंट को फाइंड किया है हमने आंसर, वो पहले वाले आंसर से डिफरेंट है। वो डिफरेंट इस वजह से है क्योंकि हमने वो जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर किया था वो अलग था, और यहाँ पर जिस प्रिंसिपल के बेसिस पर कर रहे हैं वो अलग है। बुक के अंदर हमें करंट का कोई वैल्यू गिवन नहीं है, और हमें ये कंफर्म नहीं है कि वो किस किस्म के करंट का वैल्यू चाहता है। इसलिए हम दोनों तरीके से कर लेते हैं ताकि हमें ये आइडिया हो कि दोनों प्रोसेस हमें पता है कि जिस भी तरीके से हमें करना होगा हम कर सकेंगे। सबसे पहली चीज यहाँ पर आपने फाइंड करना है कैपेसिटिव रिएक्टेंस को, जो मैंने आपको पहले वीडियो के अंदर बताया कि हम किस तरह से फाइंड करेंगे। और दूसरा स्टेप हमारे पास अब ये है कि हम इम्पीडेंस फाइंड करेंगे। जैसे कि आपके पास जो रेजिस्टर और कैपेसिटर हैं वो कनेक्टेड हैं आपस में पैरेलल, और जब पैरेलल रेजिस्टर्स आपस में कनेक्टेड हों तो उनको जो कॉम्बाइन किया जाता है वो इस तरह से किया जाता है कि 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। अब यहाँ पर जो 1/RT है वो 1 इम्पीडेंस है, क्योंकि एसी सर्किट्स के अंदर जो टोटल इंपीडेंस होती है उसका नाम Z है, उसका नाम इंपीडेंस है। तो बजाय कि आप RT लिखें, आप उसकी जगह 1/Z लिखेंगे। 1/R1 जो आपके पास ये R है, 1/R2, और R2 यहाँ पर जो आपके पास है वो XC है, यानी कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। अब यहाँ पर आप वैल्यूज को ऐड करेंगे, R की जगह 60 लिखा, XC की जगह ये वैल्यू लिखा जो आपने यहाँ पर फाइंड किया है। अब यहाँ पर जब आप एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम के जो है मुख्तलिफ तरीके हैं। हमने क्या किया, पहले इन दोनों को आपस में किया मल्टीप्लाई, हम इनको लिखा नीचे। फिर आप अगर 60 को डिवाइड करेंगे इसके साथ तो वैल्यू आएगा 44.23, और 44.23 को डिवाइड करेंगे इसके साथ तो आपको वैल्यू आएगा 60। जब आपने दोनों को ऐड किया और इसके साथ डिवाइड किया तो आपके पास वैल्यू आया 104.23, और ये आया 2653.8। ये वैल्यू है 1/Z का। आपको वैल्यू चाहिए सिर्फ Z का, सिर्फ इंपीडेंस का। अगर आपको वैल्यू चाहिए Z का तो आप क्या करेंगे, दोनों साइडों को रिवर्स करेंगे। आप इसको कर लेंगे 1/Z को Z/1, और इसको भी बिल्कुल इस तरह उलट कर लेंगे ताकि नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाए, ऊपर वाले नीचे आ जाएं। तो अब आप जो है वो Z का वैल्यू फाइंड कर सकेंगे। Z/1 का मतलब है Z, क्योंकि नीचे 1 होता है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने इन दोनों को डिवाइड किया तो हमें वैल्यू मिला 25.4, और ये आपके पास है ओहम, क्योंकि इंपीडेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस या रेजिस्टेंस, सारी की सारी रेजिस्टेंसेज हैं, सारी की सारी अपोजिशन टू फ्लो ऑफ करंट है, इसीलिए उनका यूनिट ओहम ही होगा। तो यहाँ पर हमारे पास इम्पीडेंस का वैल्यू ये आया। हमारे पास करंट को फाइंड करने का जो हमसे सवाल कहा गया है कि भाई आप करंट को फाइंड करें। करंट को फाइंड करने का एक तो तरीका वो है जो हमने इस मेथड से पहले वाले फर्स्ट मेथड में पढ़ा। दूसरा ये है कि हम फार्मूला लगाएंगे V/R का। अब V/R में ये जो R है ये टोटल रेजिस्टेंस की है, ठीक है, यानी कि कैपेसिटर की भी रेजिस्टेंस और इंडक्टर की भी रेजिस्टेंस। जब 1/RT है तो यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस हमारी है वो बराबर है इम्पीडेंस के, क्योंकि ऐसी सर्किट्स के अंदर टोटल रेजिस्टेंस को मिलाकर इम्पीडेंस बनती है, इसलिए वहां पर RT बराबर हो जाती है Z के, यानी इम्पीडेंस के। तो आपने लिखा V/Z इस RT की जगह। तो जैसे आपने लिखा तो V आपका बराबर है 60 के, Z आपका बराबर है 25.4 के, डिवाइड किया तो आपको वैल्यू मिला 2.36 एम्पेयर, और ये जो वैल्यू है आपका करंट का है, और ये भी यहाँ पर हम मेथड कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो न्यूमेरिकल नंबर 8 है उसके अंदर हमने रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मालूम करनी है। सवाल में ये है कि एक RLC सर्किट है जिसकी रेजिस्टेंस 50 ओहम है, और उसकी जो इंडक्टेंस है वो 0.1 हेनरी है, और कैपेसिटेंस उसकी 50 माइक्रोफेराड है। RLC क्यों है, क्योंकि इसमें रेजिस्टर भी है, इसमें इंडक्टर भी है, इसमें कैपेसिटर भी है। अब यहाँ पर आपने कैलकुलेट करनी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को। देखें, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी जब आप मालूम करते हैं तो उसका जो आपके पास फार्मूला है वो ये है। बहरहाल डेटा में आपने ये तीन चीजें देखी, रेजिस्टेंस भी गिवन है, इंडक्टेंस भी 0.1 गिवन है, कैपेसिटेंस भी 50 माइक्रोफेराड या 50 10 6 गिवन है। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को हम लिख दें एफ आर से, स्मॉल आर से।
फार्मूला रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी को मालूम करने का ये है 1/2 पा इंटू अंडर रेडिकल एल सी। ये फार्मूला कैसे आया और कहाँ से आया, इसको ड्राइव कैसे किया गया, ये सब हमने अपने लेक्चर्स के अंदर इंतहाई आसान नमूने से समझाया हुआ है। आप जरूर उन लेक्चर्स को देखें क्योंकि उनके बगैर आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो रिजिड और सॉलिडिफाई नहीं हो सकेंगे। इसलिए आप उनको देखें ताकि हर किस्म की जो एम्बिग्यूटीज हैं वो आपकी क्लियर हो जाएं। उसके बाद जब आपने वैल्यूज पुट की है, 2 की जगह 2 पुट किया, पाई की जगह 3.14 पुट किया, इंडक्टर की जगह 0.1, कैपेसिटर का जो वैल्यू कैपेसिटेंस का है 50 इंटू 10⁻6 यानी 50 माइक्रो वो आपने पुट किया। जब आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई आपस में किया तो आपका वैल्यू आया 5 और ये 10⁻6 है और ये 10⁻6 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो आपका वैल्यू आया 6.28। अब यहाँ पर जब आपने फिर 5 को इंटू 10⁻6 यानी एक्सपोनेंशियल नोटेशन को आपने डेसिमल्स में कन्वर्ट किया तो -6 है, इसका मतलब ये है कि जो जीरोस हैं वो आगे से आ जाएंगे। तो ये आपका इसके बाद इसमें कन्वर्ट हो गया। अब ये कन्वर्ट कैसे किया जाता है ये भी हमने फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स के अंदर इंतहाई आसान नमूने से समझाया हुआ है। उसके बाद जब आपके पास ये अंडर रेडिकल है, अब आप अंडर रेडिकल निकालेंगे इस पूरे वैल्यू का तो आपका जो वैल्यू आएगा वो ये आएगा और 6.28 ये है और ये पूरा 6.8 इसके साथ मल्टीप्लाई में है। जब आपने इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो आपके पास ये वैल्यू मिला और 1 अपान जब आपने इस पूरे वैल्यू के साथ किया तो आपको वैल्यू मिला 71.2, जबकि हमारे बुक के अंदर वैल्यू है 70.7, जबकि ये वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आपका तकरीबन 71 के बराबर है। अब ज़रूरी नहीं है कि आपका वैल्यू हूबहू बिल्कुल कंप्लीटली वैसा का वैसा ही आए, क्योंकि अगर आप ये वैल्यूज जो बुक के अंदर गिवन हैं कि बेशक कैलकुलेटर के अंदर या किसी भी अच्छे कैलकुलेटर अंदर आप इसको पुट करेंगे, सारे वैल्यूज को एक ही फार्मूले में पुट करें या सेपरेटली हल करें, आपका जवाब यही आएगा। इसलिए जो जवाब मैथमेटिक्स के उसूलों के बेसिस पर आए वही जवाब एक्यूरेट होता है। तो हमारा जो एक्यूरेट जवाब है वो 71.2 हर्ट्ज है और ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है इस सर्किट की।